हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके जून 2023 एग्जाम में पूछे गए हैं। ये है शिफ्ट 2। अगर आपने शिफ्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। आपको बताना है कि टैक्स प्लानिंग में कौन कौन से फीचर को हम इंक्लूड करते हैं। सारे ऑप्शन को एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। इट इज एन इनहेरेंट राइट ऑफ द टैक्स पेयर। इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एग्जम्पशंस, डिडक्शन एक्सेट्रा। ट्रांजेक्शन टेक द फॉर्म ऑफ कलरेबल डिवाइसेस। इट इज लीगल एंड एक्सेप्टेड बाय जुडिशरी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। आपके ऑप्शन है ए, बी एंड डी ओनली, बी, डी एंड ई ओनली, बी, सी एंड डी ओनली, या फिर ए, डी, सी। तो मैंने आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में बताया था कि जब हम अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लेजिटिमेट कंसेशन एंड एग्जम्पशन, तो उसे हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। यानी टैक्स लायबिलिटी का क्या मतलब है कि पहले आपको 10,000 रुपये टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता था। अगर आप चाहते हैं कि इस टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं, तो आप जो इनकम टैक्स लॉ में जो भी लेजिटिमेट कंसेशंस या एग्जम्पशंस आपको प्रोवाइड किया गया है, अगर आप उसका यूज करते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। टैक्स प्लानिंग जो है वो लीगल होता है, ये मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था। एग्जाम्पल देख लेते हैं टैक्स प्लानिंग का। आपने डिडक्शन पढ़ा होगा अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये आपका एग्जाम्पल है टैक्स प्लानिंग का। अब इतने से इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार सारे ऑप्शंस को इवेलुएट कर लेते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है इट इज एन इनहेरेंट राइट ऑफ द टैक्स पेयर। देखिए, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग जो है वो इनहेरेंट राइट नहीं होता है, बल्कि एक स्ट्रैटेजी होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए, और वो भी हम विद इन द लीगल फ्रेमवर्क करते हैं। यानी जो भी हमें एग्जम्पशन या डिडक्शन मिल रहा है उसी का इस्तेमाल हम करेंगे, उसके ऊपर हम नहीं जाते। तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में ए है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एग्जम्पशंस, डिडक्शन एक्सेट्रा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टैक्स प्लानिंग का यह फीचर है कि आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलता है, इसी से आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो बी तो होना चाहिए आपके ऑप्शन में। तो देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है जिसमें बी है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको इवेलुएट कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन टेक द फॉर्म ऑफ कलरेबल डिवाइसेस। कलरेबल डिवाइसेस का क्या मतलब है कि जब आप डिसेप्टिव या फिर आर्टिफिशियल अरेंजमेंट को यूज करते हैं टू इवेट टैक्स, टैक्स की चोरी करने के लिए जब आप फर्जीवाड़ा करते हैं, ठीक है, गलत तरीके का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करते हैं, तो उसे हम कलरेबल डिवाइसेस कहते हैं। तो टैक्स प्लानिंग में हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो सही तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से कम नहीं होगी। तो सी तो होना नहीं चाहिए, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये फीचर नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ लीगल एंड एक्सेप्टेड बाय जुडिशरी। तो अभी मैंने आपको बताया कि टैक्स प्लानिंग लीगल है और जुडिशरी जो है उसको एक्सेप्ट भी करता है। आखिरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। तो ये भी होता है, क्योंकि ये आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने देखा होगा 80C से 80U में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब आपको बताना पड़ता है। अदरवाइज आपको डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर पे ये टैक्स प्लानिंग बेस्ड है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो इस वीडियो के बाद आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में और सारी डिटेल में चीज़ें पढ़नी है जो मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताई होंगी। तो मैं आपको टॉपिक भी बताता रहूँगा क्वेश्चन के बाद, और बाद में आप उसको डिटेल में पढ़ लेना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन नो लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन एडवांस अराइज बाय एन एसएससी ऑन हिज इनकम इफ टैक्स पेएबल इज। आपको बताना है कि एक एसएससी के लिए एडवांस टैक्स कब उसको पे करना पड़ता है, जब उसकी टैक्स पेबल जो लायबिलिटी है वो कितनी हो जाती है। आपके ऑप्शन है लेस देन 10,000, लेस देन 50,000, लेस देन 5 लाख, लेस देन 7,50,000। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एडवांस टैक्स से। तो किसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है? तो अगर किसी भी टैक्स पेयर का अगर
एस्टिमेटेड टैक्स पेबल जो आता है फॉर द इंटायर फाइनेंशियल ईयर, अगर वो 10,000 से कम आता है तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स इन एडवांस। ठीक है, उन्हें एडवांस टैक्स पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लेस देन 10,000। एडवांस टैक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्सपेंसेस आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड अंडर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसे बोलते हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा खर्चा है जिसको हम डिसअलाउ करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग बिजनेस इनकम। जब हम बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जिन्हें हम डिडक्शन के फॉर्म में, ध्यान रखना, कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसे हम डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ नहीं करते हैं। तो वो कौन से खर्चे हैं जिन्हें हम डिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं करते वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, या जिसे हम पीजीबीपी कहते हैं। सारे स्टेटमेंट को एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। सैलरी पेड आउट ऑफ इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। यहाँ देखो ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे आगे होना चाहिए विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है वेल्थ टैक्स पेमेंट टू एनी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय कंपनीज ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंटरेस्ट, लॉयल्टी और फी पेबल आउटसाइड इंडिया। आपके ऑप्शन है ए डी ई ओनली, ए बी सी ओनली, सी डी ई ओनली या फिर ए बी ई ओनली। तो सारे ऑप्शंस को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। देखिए सेक्शन 40 जो है इनकम टैक्स का 1961 जो एक्ट है हमारा, इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो ये कहता है कि वेरियस स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पे कुछ सर्टन एक्सपेंसेस हैं जिनको हम अलाउ नहीं करते हैं एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। तो कुछ खर्चे हैं, जैसे हम सारे स्टेटमेंट्स को इवेलुएट करके बता देते हैं। पहला लिखा है सैलरी पेड आउट ऑफ इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो देखिए इस तरीके के खर्चे को डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ नहीं करते हैं, तो ये डिसअलाउड है। ध्यान रखना, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है डिसअलाउ, और ऐसे कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है अलाउड। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको आंसर टिक करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए पहला जो है वो डिसअलाउड है, तो डिसअलाउड ही पूछ रहा है तो ए तो होना चाहिए, तो जिस भी ऑप्शन में ए नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेल्थ टैक्स। देखिए वेल्थ टैक्स जो है इस पे जो भी आपने खर्चा किया इसको भी डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ नहीं किया गया है। वैसे भी वेल्थ टैक्स के बारे में आप जानते हैं कि ये अबॉलिश हो गया बहुत पहले और ये ऑब्सोलीट हो गया, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। इसके अलावा एग्जाम में आपसे इनकम टैक्स भी पूछ लेता तो वो भी डिसअलाउड होता है। तो बी तो होना चाहिए, तो जिस भी ऑप्शन में बी नहीं है इससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट टू एनी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो खर्चे किए गए हैं उसे हम कंसीडर करते हैं एज डिडक्टेबल बिजनेस एक्सपेंसेस अंडर पीजीवीपी, तो ये होगा। तो सी तो नहीं होना चाहिए, तो जिस भी ऑप्शन में सी नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय कंपनीज ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ये अलाउड नहीं है। लास्ट है इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी पेबल आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया है तो ये भी डिसअलाउड है। आपका ए बी और ई जो है ये ऐसे खर्चे हैं जो कि डिसअलाउड हैं अंडर पीजीवीपी, ये खर्चे को आप क्लेम नहीं कर सकते एज डिडक्शन। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ ई फाइलिंग ऑफ आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ऑनलाइन सिस्टम पे, कंप्यूटर पे आप जब फाइलिंग करते हो तो करेक्ट प्रोसीजर क्या होगा ये बताना है। फाइलिंग डिटेल्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, generate XML file, filing income tax return and use of digital signature, register and logging on portal and select application return form, use of RTR form V and sending RTR V form to CPC, making payment of balance tax and contain the data provided for। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। तो देखिए जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका एक करेक्ट प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आप इनकम टैक्स का जो पोर्टल होगा उस पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, फिर उस पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और जो भी आपका एप्लीकेशन रिटर्न फॉर्म होगा हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म 16A 16B या जो भी फॉर्म आपके लिए सुटेबल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा सी से, तो जो भी ऑप्शन में सी नहीं उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर होगा आप जो भी आपके डिटेल्स हैं उसको आप फिल करेंगे, जो भी आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स है
इसको आप फिल करेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट करेंगे, जो भी बकाया आपका इनकम टैक्स है, बैलेंस टैक्स है, उसको पेमेंट करेंगे। फिर फोर्थ आता है एक्सएमएल फाइल को जनरेट करना। एक्सएमएल फाइल क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल है। एक स्टैंडर्डाइज फाइल फॉर्मेट है जिसमें आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, जो कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ज़रूरी है। तो इसको करने के बाद आप क्या करोगे? अपना आईटीआर फॉर्म वी जो है वो यूज़ करोगे। यहाँ आईटीआर का मतलब आप समझ ही रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, और वी का मतलब क्या है? वेरिफिकेशन। वी का क्या मतलब है? वेरिफिकेशन। अगर एक बार आपने सारे जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो एंटर कर दिया, तो आपको एक एक्सएमएल फाइल जनरेट करना होगा। एक्सएमएल फाइल क्या है? एक स्टैंडर्डाइज फाइल फॉर्मेट है जिसमें आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। फिर आप जनरेट करने के बाद इसको अपलोड कर दोगे या फिर सबमिट कर दोगे थ्रू इनकम टैक्स पोर्टल, जो भी उनकी वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ से आप उस पोर्टल पे अपलोड कर दोगे। और आईटीआर वी फॉर्म है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन जो है, इसको सबमिट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। जैसे आप नेट का फॉर्म भरते हो, पेमेंट करते हो, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है। तो इसको आपको वेरीफाई करना होता है। तो इसको वेरीफाई करने का 2 तरीका है। एक तो है ऑनलाइन तरीका कि आप अपने आधार एंटर करके ओटीपी जनरेट करके उसको वेरीफाई कर दो, या तो ऑफलाइन तरीका है। ऑफलाइन में क्या है, ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है इसकी एक फिजिकल कॉपी आपको सेंड करनी पड़ती है टू सीपीसी। इसका मतलब है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर। सीपीसी जो है उसको आपको फिजिकल कॉपी भेजनी पड़ती है, या तो ऑनलाइन के फॉर्म में आप भेज सकते हैं या फिर ऑफलाइन के फॉर्म में भेज सकते हैं। और ये जो सीपीसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो इंडिया में, ये सारा प्रोसेस जो होता है, इस सारे प्रोसेस के लिए सीपीसी ही रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CAEBD। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस in which unilateral relief is granted in cases where section 90 is not applicable in income tax। देखिए पीछे मैंने आपसे बात की कि इस क्वेश्चन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न से क्वेश्चन पूछा है कैसे फाइल करते हैं। तो जो मैं टॉपिक बताता जा रहा हूँ उसको आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं है कि मैं डिटेल में सारे क्वेश्चंस को बताऊं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें से पूछा है आपसे कि कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जहाँ पे यूनिलेटरल रिलीफ जो है वो दी जाती है एक एसएससी को। आपके ऑप्शन है एसएससी शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, यहाँ इन द होगा। द इनकम शुड हैव अक्रूड आउटसाइड इंडिया। द एसएससी, यहाँ पे डबल ई होगा। एसएससी शुड नॉट हैव पेड द टैक्स इन सच फॉरेन कंट्री बाय डिडक्शन। इनकम शुड नॉट अक्रूड आउटसाइड इंडिया। Income should be taxed both in India and a foreign country with which India has no agreement for relief। आपके ऑप्शन है A, B, E only, B, C, E only, A, D, E only या फिर A, C, E only। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डबल टैक्सेशन रिलीफ से। DTR शॉर्ट में इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ। सबसे पहले जानो कि डबल टैक्सेशन क्या होता है। जब आपके इनकम पे 2 बार टैक्स लग जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? डबल टैक्सेशन। इनकम एक होनी चाहिए, टैक्स 2 होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। मैं शॉर्ट में लिखता भी जा रहा हूँ। ये भारत के रेजिडेंट हैं और साथ ही इनकी जो इनकम है वो दूसरी कंट्री से भी आती है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि यूएसए से आती है। मिस्टर एक्स जो है हम मान लेते हैं कि एक यूट्यूबर है। ठीक है, यूट्यूबर है और वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और उनकी इनकम जो है यूएस से भी आती है। तो आपको पता है कि इंडिया में तो ये टैक्सेशन होगा ही, टैक्स कटेगा ही कटेगा, और यूएस में भी इनकी इनकम पे टैक्स कटेगा। इंडिया में जो टैक्स कटेगा वो रेजिडेंट रूल के हिसाब से कटता है, रेजिडेंट रूल के हिसाब से। और जो यूएस में इनकी इनकम पे टैक्स लगेगा उसे हम बोलेंगे सोर्स रूल। ठीक है, सोर्स रूल के बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो ये डबल टैक्सेशन हो गया। तो ये जो एसएससी है, जो टैक्स पेयर है, वो कहता है भाई कि मुझे इससे रिलीफ चाहिए, मेरे इनकम पे एक ही बार टैक्स लगे। तो ये डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए डबल टैक्सेशन रिलीफ लाया गया है। अब ये डबल टैक्सेशन रिलीफ जो है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है यूनिलैटरल और दूसरा होता है बायलैटरल। यूनिलैटरल रिलीफ और बायलैटरल। सबसे पहले बात करते हैं बायलैटरल की। इंग्लिश में बाय का क्या मतलब है? टू,
तो जब 2 कंट्री आपस में कोई एग्रीमेंट कर लें और उससे एसएससी को रिलीफ मिल जाए, ठीक है? तो इस तरीके के रिलीफ को हम बायलैटरल रिलीफ कहेंगे। और यहाँ पे जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे बोला जाता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यानी 2 कंट्री आपस में एग्रीमेंट कर लेती है और इस एग्रीमेंट को हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं। और यहाँ पे दोनों कंट्री आपस में समझौता कर लेती हैं कि कितना वो रिलीफ दे सकते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किससे पूछा गया है? यूनिलैटरल रिलीफ से। यूनि का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वन। तो जब कोई एक कंट्री रिलीफ देती है तो उसे हम यूनिलैटरल रिलीफ कहते हैं। और जनरली जो रेजिडेंस कंट्री होती है वही ये रिलीफ दे रही होती है। ध्यान रखना, बायलैटरल रिलीफ जो है वो सेक्शन 90 में डील किया गया और यूनिलैटरल जो रिलीफ है वो सेक्शन 91 में बताया गया। तो कुछ केसेस हैं जहाँ पे सेक्शन 90 जो है एप्लीकेबल नहीं होता है और वहाँ पे यूनिलैटरल रिलीफ जो है वो दिया जाता है। तो उनकी कंडीशन आपको बतानी है। एक बार सारे ऑप्शंस को भी इवैल्यूएट कर लेते हैं। एसएससी शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। तो ये तो होना चाहिए, अदरवाइज उसको यूनिलैटरल रिलीफ मिल ही नहीं सकता। तो ये तो कंडीशन में होना चाहिए, तो जिस भी ऑप्शन में ये नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। द इनकम शुड हैव अक्रूड आउटसाइड इंडिया, ये भी सही है, ये भी कंडीशन होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि मिस्टर एक्स जो है वो यूएस से भी पैसा कमा रहे थे, तो इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया होना बहुत ज़रूरी। तो जिस भी ऑप्शन में बी नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एसएससी शुड नॉट हैव पेड द टैक्स इन सच फॉरेन कंट्री बाय डिडक्शन। देखिए, जो एसएससी है उसको टैक्स तो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज यूनिलैटरल रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है द इनकम शुड नॉट अक्रूड आउटसाइड इंडिया। अभी मैंने बी वाले ऑप्शन बताया कि अक्रू होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो आपको यूनिलैटरल रिलीफ नहीं मिल सकता। नेक्स्ट है द इनकम शुड बी टैक्स्ड बोथ इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री विथ विच इंडिया हैज़ नो एग्रीमेंट फॉर रिलीफ। तो ये पक्का से सही है, क्योंकि आपने देखा है कि जो इनकम है उस पर 2 जगह टैक्स लगेगा, इंडिया और फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री यहाँ पे हमारा क्या है? यूएसए है। और इंडिया का उस कंट्री के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्रीमेंट है तो वो बायलैटरल रिलीफ के अंदर चला जाएगा। यूनिलैटरल रिलीफ में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, तो ये भी कंडीशन है, सही कंडीशन है मतलब। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी ई ओनली। तो डबल टैक्सेशन रिलीफ को आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस हैज डिसकंटिन्यूड इन द प्रीवियस ईयर 2021-2022 द बिजनेस लॉस। एक बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बंद कर दिया गया है प्रीवियस ईयर 2021-2022 में। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल हम पैसा कमाते हैं उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, और जिस साल हम टैक्स पे करते हैं उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर में एक बिजनेस बंद हो गया है, आपको बताना है द बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस को हम क्या करेंगे? कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम अंडर एनी हेड। Can be carry forward and set off for indefinite period whether the business is carried or discontinued. Can be carry forward and set off for 6 years whether business is carried or discontinued. देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से। सेक्शन में बता दे रहा हूँ, सेक्शन 70 से 80 तक रफली डिस्कस करता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि सेट ऑफ का क्या मतलब है? अगर किसी एक साल सपोज कर लेते हैं लॉस हो गया और दूसरे साल प्रॉफिट हो गया, तो एक साल के लॉस को दूसरे साल के प्रॉफिट से हम सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि उसे आने वाले साल में कितने साल तक इसको फॉरवर्ड किया जाता है इस लॉस को बियर करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए। तो लगभग 8 साल तक हम कर सकते कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे 6 ईयर दिया है तो ये भी गलत है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए दिया गया तो ये भी गलत है। और जो सेट ऑफ होता है लॉसेस का वो 2 तरीके का हो सकता है। पहला होता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और दूसरा होता है इंटर हेड। मैं यहाँ पे ब्रीफली बता दे रहा हूँ, आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, इंट्रा हेड का क्या मतलब है कि विद इन द सेम हेड, जिस हेड में आपको लॉस हुआ है उसी हेड के प्रॉफिट से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इंट्रा का मतलब क्या है? सेम, विद इन। इंटर हेड का क्या मतलब है? आउटसाइड द हेड।
आप एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और इंटर हेड एडजस्टमेंट जो है वो आप पढ़ लेना, हो सकता है भविष्य में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो बिजनेस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको दिया गया है पर्सन नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन के बारे में बात कर रहा है, और दूसरी तरफ आपको टीडीएस का रेट दे रखा है, इनकम फ्रॉम डिविडेंड दे रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, रेफर टू सेक्शन 11A, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल टू गवर्नमेंट। यहाँ आपके सामने टीडीएस का रेट दिया गया है, आपको करेक्टली मैच करना है, ये आपके ऑप्शन है। ब्रीफली मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आपको डिविडेंड से इनकम हो रहा है तो टीडीएस जो है वो 20% चार्ज किया जाएगा फॉर पर्सन नॉन रेजिडेंट इंडियन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो होगा आपका 15%। अगर हॉर्स रेस से आप पैसे जीतते हो तो उस पर टीडीएस जो है वो 30% का चार्ज होगा। रॉयल्टी और फीस है, इसका जो टैक्स रेट है वो 10% है। तो आप मैच कर लेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हालांकि पर्सन नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता, बट यहाँ पे पूछ लिया है तो एक बार आपको ब्रीफली पता होना चाहिए कि किस तरीके के लिए क्या टीडीएस के रेट हैं। तो टीडीएस के जो रेट हैं फॉर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ 1.8 लीटर कार। इसका मतलब क्या है, 1800 सीसी का कार आपको मिला है। द कार इज यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पसेस ऑल्सो। ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द कार ड्राइवर सैलरी आर borne by the employer. The expenses of the employer during the previous year amounted to rupees 60,000 and the employer has recovered rupees 1,000 per month from the employee for this facility. What amount per year shall be reduced by employer from the actual amount of expenditure? 32,400, 16,800 या 39,600 या फिर 21,600। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका पूछा गया टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। यहाँ पे सुविधा क्या मिल रही है आपको, कार। तो देखिए बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार का ओनर कौन है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयर ओनर है। एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारा जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। पर्पस क्या है, ऑफिस के लिए कार यूज कर रहे हैं या पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है फॉर प्राइवेट पर्पसेस ऑल्सो, यानी ऑफिस और पर्सनल यूज के लिए भी किया जा रहा है। कार की जो इंजन है उसकी कैपेसिटी कैसी है, सीसी कितना है, तो 1600 है सीसी, तो उसके लिए अलग नियम है। 1600 से अधिक है तो उसके लिए अलग है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अबव 1600 सीसी यहाँ पे दिया गया, 1800 सीसी का बता रहा है कार। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिटिस जो हमारे टीवीपी है इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 1600 से अबव की सीसी कार आपको मिल रही है तो 2400 रुपये पर मंथ आपको एक्सपेंसेस बियर करना पड़ता है, प्लस 900 पर मंथ सैलरी फॉर ड्राइवर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्राइवर भी है, ड्राइवर की सैलरी भी है, तो 900 रुपये पर मंथ होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा 3300, और 12 महीने कितना हो जाएगा, 00 यहाँ पे हो जाएगा, 12×3 = 36, 3 12×3 = 3 39, 39,600 रुपये ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा एक साल में। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 39,600। देखिए वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिटिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो अमाउंट है वो पे करना पड़ता है एम्प्लॉयर को। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना है डिटेल में। मैं यहाँ पे डिटेल में बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ाऊँ। अगर मैं उस एक टॉपिक के पीछे पढ़ूंगा तो वो 40-50 मिनट का लेक्चर हो जाएगा। तो आप कहीं से भी बुक से भी पढ़ लेना ब्रीफली कि कौन से कंडीशन में कितना जो पैसे हैं वो मिलते हैं। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमने इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किया जो कि आपके जून 2023 एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो शिफ्ट 2 से पूछे गए थे।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।